महात्मा के मंत्र। स्वच्छता में ईश्वर का वास होता है। बहत्तरवें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद राष्ट्र को करेंगे संबोधित। राष्ट्रपति का संबोधन शाम 7 बजे से आकाशवाणी के समूचे राष्ट्रीय नेटवर्क और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर होगा प्रसारित। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं के साथ किया संवाद। प्रधानमंत्री ने बच्चों का किया उत्साहवर्धन, कहा सफलता के साथ विनम्रता भी जरूरी। दो पुलिसकर्मियों को राष्ट्रपति पुलिस पदक सहित कुल 940 पुलिसकर्मियों को शौर्य व उत्कृष्ट सेवा के लिए अलग अलग श्रेणी में राष्ट्रपति व पुलिस पदक से किया गया सम्मानित। 11वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय मुख्य समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में हुए शामिल। इस बार का मुख्य विषय है मतदाताओं को सशक्त, सतर्क, सुरक्षित और जागरूक बनाना। चुनाव आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड कार्यक्रम की शुरुआत की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वीरता पुरस्कार के लिए नए पोर्टल की शुरुआत की। कहा एक सैनिक देश के मान सम्मान की रक्षा के लिए अपने प्राणों की देता है आहुति। हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने के 50 साल हुए पूरे। राजधानी शिमला में स्वर्णिम हिमाचल समारोह का आयोजन। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा प्रदेश में कई क्षेत्रों में किया है अभूतपूर्व विकास। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। अब तक के समाचारों के साथ मैं हूं आपके साथ आर्येंद्र। खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं के साथ बातचीत की है। इस अवसर पर महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी भी मौजूद रहीं। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर बच्चों का उत्साहवर्धन किया और कहा कि सफलता के साथ विनम्रता भी जरूरी है। प्रधानमंत्री ने वीरता पुरस्कार से सम्मानित बच्चों को सलाह दी कि वे इस कामयाबी को महज एक पड़ाव के तौर पर देखें और इसमें खो न जाए। ये पुरस्कार आपके जीवन का एक छोटा पड़ाव है। आपको इस सफलता की खुशी में खो नहीं जाना है। जब आप यहां से जाएंगे तो लोग आपकी खूब वाहवाही करेंगे। अखबार में आपका नाम भी निकल रहा है, आपके इंटरव्यू भी हो जाएंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये वाहवाही आपके एक्शन की वजह से है, आपके कर्म के कारण है, आपके कमिटमेंट के कारण है। वाहवाही में भटक कर अगर एक्शन रुक गए या आप उससे ही डिस्कनेक्ट हो गए तो यही वाहवाही आपके लिए बाधा बन सकती है। प्रधानमंत्री ने बच्चों से उनके अनुभवों को साझा किया और कई मुद्दों पर खुलकर चर्चा भी की। काम्या, अभी हाल फिलहाल में मैं नहीं मानता हूं आप चैन से बैठती होगी, कुछ न कुछ करती होगी। तो किस नए पर्वत पर आपकी विजय प्राप्त की है? क्या किया इन दिनों कुछ? सर, कोरोना ने पूरे देश को ही थोड़ी कठिनाइयां दी है, पर एज यू सेड हम ऐसे बैठे नहीं रह सकते। हमें कोरोना के बाद भी स्ट्रॉन्ग बाहर आना है। तो मैंने अपनी ट्रेनिंग और पूरी रूटीन कोरोना के दौरान भी जारी रखी है। और अभी हम इस समय गुलमर्ग में हैं, जो जम्मू कश्मीर में है, और मेरे अगली क्लाइंब के लिए ट्रेन कर रहे हैं। ट्रैकिंग करती हैं और पूरी दुनिया घूमती हैं।
और अचानक ये कोरोना के कारण सब बंद हो गया, तो ये साल कैसे बिताया? सर मैंने कोरोना को एक अपॉर्चुनिटी समझा कि हालांकि मैं पर्वत नहीं चढ़ मतलब सकती। आपने भी आपदा को अवसर में पलटा। झारखंड के दूर सुदूर जंगलों में हमारी एक बेटी क्या पराक्रम कर रही है, वो देश के बच्चों को प्रेरणा मिलेगी। बताइए। सर मैं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में पढ़ाई करती थी, वहीं पे हमको प्रेरणा मिली आर्चरी सीखने का। आगे के लिए आपके मन में क्या लक्ष्य है, कहाँ तक खेलना है? सर हमको इंटरनेशनल में गोल्ड मेडल जीतना है, देश के लिए मेडल जीतना है, और नेशनल एंथम जब देश के लिए बजता है तो हमको अच्छा लगता है। मुझे बताया गया है कि आप ज्यादातर एनवायरमेंट पर, पर्यावरण पर, ग्रीनरी पर पेंटिंग बनाती है, और यही विषय आपको इतना क्यों आकर्षित करता है? Nowadays, our environment is getting dirtier day by day. So there's a lot of pollution. Even in Manipur also, a lot of pollution is there. So I want to change it by planting more trees and save our environment. प्रकृति की रक्षा के लिए पूरे नॉर्थ ईस्ट में हर कोई व्यक्ति अपना जान लगा देता है, जो मणिपुर में भी देखा जाता है, और मैं मानता हूं कि बहुत ऊंचे संस्कार है। बहुत बढ़िया। Thank you, sir. राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से पुरस्कृत असम के तनुज समदार ने प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया है। तनुज को कला व संस्कृति के क्षेत्र में पुरस्कृत किया गया है। I would like to thank the Honorable Prime Minister of India and the Ministry of Women and Child Development, and I would like to thank all my teachers, all my parents, and all my friends for encouraging and supporting me throughout this beautiful journey. Since I was 1.5 years old, I started drawing and painting, and finally my hard work has bore fruit. आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस है। निर्वाचन आयोग की स्थापना के उपलक्ष्य में हर साल 25 जनवरी को देश भर में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज नई दिल्ली में आयोजित हुई राष्ट्रीय समारोह में भाग लिया। इस मौके पर केंद्रीय कानून मंत्री और चुनाव आयोग के द्वारा 3 पुस्तकों का विमोचन किया गया। इस बार के राष्ट्रीय मतदाता दिवस का मुख्य विषय देश के मतदाताओं को सशक्त, सतर्क, सुरक्षित और जागरूक बनाना है। इससे कोविड-19 महामारी के दौरान चुनावों को सुचारू रूप से आयोजित करने की चुनाव आयोग की प्रतिबद्धता पर भी प्रकाश डाला गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने निर्वाचन आयोग के वेब रेडियो हेलो वोटर्स का शुभारंभ भी किया। वहीं केंद्रीय कानून मंत्री और चुनाव आयोग के द्वारा पहली बार मतदान करने वाले युवाओं को एपिक कार्ड भी प्रदान किए गए। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि भारत की चुनावी प्रक्रिया से प्रेरित होकर विश्व के कई देशों ने हमारे चुनावी प्रक्रिया में रुचि दिखाई है। वहीं आज पूरी दुनिया की लोकतांत्रिक संस्थाएं कमजोर हो रही हैं, लेकिन भारत की लोकतांत्रिक संस्थाएं बेहद तेजी के साथ मजबूत हो रही हैं। आज पूरी दुनिया में जब लोकतांत्रिक संस्थाओं के कमजोर होते जाने की आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं, तब भारत में लोकतंत्र मजबूत होता जा रहा है। वैशाली, कपिलवस्तु और मिथिला की परंपरा से भारत ने यह सीखा है कि शासन पर समाज के किसी एक वर्ग या वंश का एकाधिकार नहीं होता है। लोकतंत्र में लोक यानी जनता की इच्छा ही सर्वोपरि होती है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि पिछले वर्ष कोविड महामारी के दौरान बिहार विधानसभा के चुनाव, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में सफल एवं सुरक्षित चुनावों का संपन्न होना हमारे लोकतंत्र की एक असाधारण उपलब्धि है। कोविड महामारी के दौरान बिहार विधानसभा, जम्मू कश्मीर व लद्दाख में सफल एवं सुरक्षित चुनावों का संपन्न होना हमारे लोकतंत्र की असाधारण उपलब्धि है। मुझे यह जानकर प्रसन्नता हो रही है कि चुनाव आयोग ने सुगम, समावेशी और सुरक्षित चुनाव आयोजित करने के लिए अनेक नवाचारी और समय अनुकूल उपाय किए।
राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर केंद्रीय संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने वोटर आईडी कार्ड का इलेक्ट्रॉनिक वर्जन लॉन्च होने पर चुनाव आयोग के कार्यों की सराहना की है। इसके कानून मंत्री के रूप में संतोष है और आईटी मंत्री के रूप में बहुत खुशी है। सुनील जी, आपका, आपकी टीम का बहुत अभिनंदन जो आपने डिजिटल आइडेंटिटी कार्ड आज लॉन्च किया है। प्रचार में हर जगह कि हमारा आई कार्ड खो गया, हम क्या करें, वहां जाओ। तो एक बार मेरी आपसे चर्चा हुई थी और आज डिजिटल आई कार्ड आया है, तो आपका बहुत अभिनंदन। इसका पूरा प्रचार होना चाहिए। डिजिटल इंडिया वॉज नॉट सिंपली अ गवर्नमेंट प्रोग्राम। डिजिटल इंडिया वॉज डिजाइन्ड टू empower ordinary Indians with the power of technology. Technology is a great enabler. And today, the Election Commission has taken particular care to enable ordinary voters with the voter आई कार्ड। तो आपका मेरा बहुत अभिनंदन है। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा है कि कोरोना जैसे विपरीत परिस्थितियों में बिहार में चुनाव कराना चुनावी प्रक्रिया में मील का पत्थर साबित हुआ है। The pandemic disrupted elections schedules all over the world. Commission was faced with the challenge of balancing the health and safety of the people with their democratic right to exercise franchise. It was not at all an easy decision. We had extensive consultations with all our stakeholders and evolved broad guidelines for कुछ समय के लिए स्थगित किया है, तो हम सुप्रीम कोर्ट को ही रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई थोड़ा और ज़्यादा समय दे दें और उस बीच में हम लोग बातचीत के माध्यम से कमेटी के द्वारा इसमें से रास्ता निकाल लेते हैं। तो ये 11वें दौर की बातचीत में हम लोगों ने उनको प्रस्ताव दिया था और हमने कहा कि आप जब विचार कर लें और निर्णय की स्थिति में आवें तो निश्चित रूप से आप हमें बताएं, तो हम लोग दोबारा से असेंबल होंगे और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सर, मगर आप कह रहे हैं कि कुछ ऐसा किसान संगठन है जो किसानों का हित जिनके दिल में नहीं है और इसीलिए ये बातें सक्सेसफुल नहीं हो पाई है डायलॉग, तो ऐसे संगठनों को सरकार मान्यता क्यों दे रही है? क्योंकि आखिरकार आपको तो किसानों की वेलफेयर ही देखनी है। स्वाभाविक रूप से ये बात सही है कि किसान संगठनों से बातचीत होती है, बातचीत पर कई बिंदुओं पर सहमति भी बनती है, लेकिन फिर समय के बाद वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। तो इससे लगता है कि कुछ ऐसी स्थितियां बनती हैं जो नहीं चाहती कि किसान के हित में कोई प्रस्ताव फलीभूत हो पाए। लेकिन मुझे अभी भी आशा है कि सकारात्मक दिशा में काम करने वाले और सोचने वाले संगठन आगे आएंगे और इस दिशा में आगे बढ़ेंगे और किसान के हित में सरकार पूरे खुले दिमाग से विचार करने के लिए तैयार है। सर, ये कानून पार्लियामेंट से पास हुए, प्रेसिडेंट ने इन्हें अप्रूव किया, तब जाकर लागू हुए। बात उठती है, आपने 2 साल के 1.5 साल के लिए सस्पेंड करने के लिए भी प्रोविजन दिया। आपको लगता है बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो आपके सपोर्ट में आए, जिन्होंने आपको चिट्ठी दी, सपोर्ट लेटर दी कि अगर ये नहीं इम्प्लीमेंट हुए हम धरने पर बैठेंगे। कहीं ना कहीं आपको उनका ख्याल नहीं आया कि उनका अहित हो सकता है अगर आप सस्पेंशन में रखेंगे 2 साल, या उन लोगों की जो वोटर्स हैं, बीजेपी के जो वोटर्स हैं जिन्होंने 300 से अधिक सीट देकर सरकार चुनी है, आपको लगता है सस्पेंड करना कानून बहुत ठीक बात थी? स्वाभाविक रूप से यह सही है कि देश का अधिकांश भाग और अधिकांश किसान कानूनों के पक्ष में खड़े हुए हैं, लेकिन ये भी उतना ही सही है कि कुछ मात्रा में किसान इसका विरोध भी कर रहे हैं। भारत सरकार किसानों के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है, किसानों के हित में खुले मन से विचार करने के लिए हमेशा तैयार रहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2022 तक सब किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लिए कार्यक्रम चला रहे हैं। आत्मनिर्भर की भारत की तैयारी देश में चल रही है, उसमें किसानों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए सरकार ये सोचती है कि किसी भी एक किसान के मन में किसी भी प्रकार का कोई भ्रम है तो वो भ्रम निकल जाए और ठीक रास्ते पर सारे लोग मिलकर खेती को आगे बढ़ाने की दृष्टि से काम करें। इस नियत से सरकार ने यह सोचा कि यदि किसी क्लॉज पर किसान को आपत्ति है और वो आपत्ति उनकी वाजिब है और कहीं हमसे कोई चूक हो गई है
तो निश्चित रूप से चर्चा के माध्यम से कोई अच्छी चीज़ है उसको स्वीकार करने में कभी पीछे हटना चाहिए। इसलिए सरकार ने अपनी तरफ से कदम बढ़ा के ऑफर दिया और मुझे लगता है कि आने वाले कल में रास्ते निकलेंगे और समाधान होगा। तो सरकार विजन बनाकर चलती है अगले 5 साल का, 10 साल का, 15 साल का। आपको लगता है कि जब ये किसान आंदोलन शुरू हुआ इसके लिए भी आपने कुछ तो सोचा होगा कैसे निपटा जाए, कैसे इसको संतुष्ट किया जाए लोगों को, और अगर असफल होती है बातचीत तो उसके लिए क्या किया जाए, इसका भी कुछ विजन है सरकार के पास। और आपने ये भी कहा था कि कुछ बाहरी ताकतें हैं जो नहीं सफल होने दे रही, कौन सी ताकतें थी? देखिए, स्वाभाविक रूप से हमारा देश लोकतांत्रिक। आप सुन रहे थे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, जो कि न्यूज एजेंसी एनआई से बात करते हुए उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि केंद्र सरकार किसानों के हित के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है, लेकिन लगातार 11 दौर की बातचीत के बाद भी कोई समाधान ना निकल पाने के पीछे कुछ ताकतें हैं जो शायद समाधान नहीं चाहते, लेकिन आने वाली और वार्ताओं या आने वाले और जो बातचीत का एक सिलसिला होगा उसमें इस बात की उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि कोई ना कोई समाधान निकलेगा। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि सुप्रीम कोर्ट के मार्फत जो कमेटी बनाई गई है उसके माध्यम से हो रही जो बातचीत की शुरुआत है उससे भी कोई एक समाधान निकलने की पूरी तरीके से उम्मीद। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार किसानों के हर सहयोग के लिए और हर प्रकार की वाजिब मांगों को मानने के लिए तैयार है, लेकिन क्लॉज बाय क्लॉज चर्चा करके उस पर कहीं ना कहीं बात करने की जरूरत है। तो फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पार कुछ और खबरों को लेकर बहुत जल्द हाजिर होंगे। भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से टल न जाए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार। 2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार। ये लो। गुड न्यूज सर, आज से आपको पेट्रोल पे 20% का डिस्काउंट मिलेगा। 20%? लॉटरी लग गई तो मेरे बाकी के पैसे क्यों डाले? वो तो आपके हाथ में ना। 45 की स्पीड पे गाड़ी चलाइए, रेड लाइट पे इंजन ऑफ कर दीजिए, 20% पेट्रोल तो जरूर बचेगा। बात तो वही है ना। PCRA का एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें और ईंधन बचाने के उपाय जानें। पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। कैसे निपटेंगे ऑपोजिशन से और क्या बजट सेशन आ रहा है, बजट अच्छा होगा भारत सरकार का। जो परिस्थितियां आज हैं कोविड-19 के रहते हुए, मैं समझता हूं जो बजट प्रस्तुत होगा वो बजट बेहतर होगा, देश के लिए अच्छा होगा। जहां तक प्रतिपक्ष का सवाल है तो हमारे दोनों सदन लोकतांत्रिक मान मर्यादाओं से चलते हैं और मुझे लगता है इस बार भी उन परंपराओं का पालन होगा। तो सबसे बड़ा सवाल कैसे खत्म होगा आंदोलन? जल्दी खत्म होगा आंदोलन। तो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को आपने एक बार फिर से सुना और उन्होंने इस बात के जवाब में कि कब आंदोलन खत्म होगा, उन्होंने इस बात पे कहा कि बहुत जल्द ही आंदोलन खत्म होगा। किसानों के आंदोलन के बारे में वो बात कर रहे थे। साथ ही साथ उन्होंने इस बात को भी दोहराया है कि मोदी सरकार किसानों के कल्याण के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है और क्लॉज बाई क्लॉज अगर किसी भी प्रकार के संशोधन की ज़रूरत है तो वो बातचीत के माध्यम से होना चाहिए, लेकिन शायद कुछ ऐसी ताकतें हैं जो समाधान की ओर आगे बढ़ने से रोक रही हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के मार्फत जो कमेटी बनाई गई है उसके माध्यम से शुरू हुई बातचीत पर भी उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि कोई ना कोई समाधान का रास्ता निकलेगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरों की ओर रुख करते हैं। इस वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर कुल 946 पुलिस कर्मियों को वीरता और विशिष्ट सेवा के लिए पदकों से सम्मानित किया जाएगा। शौर्य के लिए राष्ट्रपति के पुलिस पदक यानी PPMG से 2 कर्मियों को सम्मानित किया गया है। झारखंड पुलिस के ASI बनुआ ओरांव और CRPF के मोहन लाल को मरणोपरांत इस सम्मान से नवाजा गया है। विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति के पुलिस पदक से 89 कर्मियों को तो वहीं शौर्य के लिए पुलिस पदक यानी PMG से 205 कर्मियों को नवाजा गया है और उत्कृष्ट सेवा के लिए पुलिस पदक से 650 कर्मियों को सम्मानित किया गया है। हर साल गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर शौर्य व उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक और पुलिस पदक से सम्मानित करने की एक परंपरा रही है।
वहीं गणतंत्र दिवस के मौके पर अग्निशमन सेवा, होमगार्ड और सिविल डिफेंस के कर्मियों को भी राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया। इनमें से 73 कर्मियों को अग्निशमन सेवा पदक प्रदान किया गया है। इसके अलावा 54 कर्मियों को होमगार्ड और सिविल डिफेंस पदक दिया गया है। इसके अलावा आईटीबीपी के 17 पदक प्रदान किए गए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज वीरता पुरस्कार के नए वेब पोर्टल को लॉन्च किया है। यह पोर्टल रक्षा बलों का एक संयुक्त सहयोग है और वीरता पुरस्कार प्राप्त सैनिकों के पराक्रम के संपूर्ण प्रदर्शन और उनके शौर्य की प्रशंसा करने के लिए एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म है। इसके साथ ही एक ई-पत्रिका शौर्यवान का भी विमोचन किया गया, जिसमें सैनिकों के साहस, वीरता और पराक्रम की कहानियां शामिल हैं। इस अवसर पर सीडीएस विपिन रावत के साथ तीनों सेनाओं के प्रमुख भी मौजूद थे। यह पोर्टल हमारे शूरवीरों को देशवासियों की ओर से एक विनम्र श्रद्धांजलि है। हमारे वीरों के बारे में न्यूज़पेपर्स या टीवी पर कोई जानकारी या कोई कार्यक्रम आता है तो वह कुछ ही समय तक हमारे स्मृति पटल पर अंकित रहता है, यानी बहुत थोड़े समय के लिए वह हमारी यादगार रहती है। पर इस पोर्टल के कारण वे जानकारियां अब 24/7 यह सदैव हमको उपलब्ध रहेंगे, जिनसे हमारे देशवासी, खासकर युवा वर्ग, जुड़े रह सकेंगे और यह हमारे नौजवानों में जानकारियों के साथ साथ देशभक्ति की भी भावना का संचार करेगा। भारतीय सेना ने चीनी सेना के साथ सिक्किम सीमा पर झड़प को लेकर एक वक्तव्य जारी किया है। सेना ने अपने बयान में कहा है कि नाकुला क्षेत्र में 20 जनवरी 2021 को छोटी झड़प हुई और उसी दिन स्थानीय कमांडर द्वारा स्थापित प्रोटोकॉल के तहत इसको सुलझा लिया गया। मीडिया से अपील की जाती है कि इसे बढ़ा चढ़ाकर ना दिखाया या प्रसारित किया जाए, जो कि तथ्यात्मक रूप से गलत है। हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने के 50 साल पूरे होने के मौके पर आज राजधानी शिमला में स्वर्णिम हिमाचल समारोह का आयोजन किया जा रहा है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस समारोह में शामिल हुए। गौरतलब है कि 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था और यह देश का 18वां राज्य बना था। कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और सीमित संसाधनों के बावजूद राज्य ने पिछले 50 वर्षों के दौरान कृषि, सड़क निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और बिजली उत्पादन समेत सभी क्षेत्रों में असाधारण तरक्की हासिल की है। इस मौके पर भाजपा अध्यक्ष ने कहा है कि एक समय था जब राज्य में शिक्षा, सड़क की व्यवस्था नहीं थी, पर आज हमें गर्व होना चाहिए कि राज्य विकास के पथ पर अग्रसर है। एक समय ऐसा भी था जब हम अपनी शिक्षा के लिए जिला तो छोड़ो, इलाका तो छोड़ो, प्रदेश छोड़ करके जाते थे, तब जाकर के अपनी शिक्षा ले पाते। लेकिन आज यह हमारा सौभाग्य है कि यह स्वर्णिम दिन पर हम जब 50 साल का दिन मना रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं खुशी के साथ कि वी आर वन ऑफ द डेवलप्ड स्टेट्स। हम एक विकसित राज्य के रूप में खड़े हैं। इसके लिए हमको अपने आप को बधाई भी देनी चाहिए, अभिनंदन भी करना चाहिए, स्वागत भी करना चाहिए और खुशी का इजहार भी करना चाहिए। गणतंत्र दिवस के मौके पर भारतीय सेना की ओर से युवा पीढ़ी को देश की ताकत दिखाने और देश प्रेम का पाठ पढ़ाने के लिए नई दिल्ली स्थित राजपथ पर सैन्य उपकरणों की प्रदर्शनी लगाई गई है। ये वो उपकरण हैं जो 73वें गणतंत्र दिवस में शामिल होंगे। परेड में खास आकर्षण का केंद्र होगा अपग्रेडेड सिल्का वेपन सिस्टम। 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत की सांस्कृतिक विविधता, सामाजिक और आर्थिक प्रगति के साथ साथ दुनिया में बढ़ती सैन्य ताकत का अनोखा नजारा भी हर बार की तरह इस बार भी राजपथ पर देखने को मिलेगा। इस बार के गणतंत्र दिवस परेड में खास आकर्षण का केंद्र होगा अपग्रेडेड शिल्का वेपन सिस्टम। ये एंटी एयरक्राफ्ट वेपन सिस्टम है जिसे पहली बार गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल किया गया है। शिल्का एक उन्नत विमान रोधी हथियार प्रणाली है। इस टैंक की खासियत है ये एक अपग्रेडेड शिल्का वेपन सिस्टम है जिसमें इसका जो रडार है ये पुराने वाले रडार से काफ़ी ज़्यादा केपेबल है। इसके अलावा इसका जो मेन डीजल इंजन है उसको रिप्लेस किया गया है और इसमें ऑक्सिलरी पावर यूनिट को भी रिप्लेस किया गया है। ये पूरी अपग्रेडेशन इसमें की गई है। परेड में शामिल हो रहे जवानों में भी गणतंत्र दिवस को लेकर खासा उत्साह दिखाई दिया।
आर्मी का हिस्सा बनना बहुत से लोगों का सपना होता है, उसके बाद राजपथ पर चलना बहुत से लोगों का सपना होता है। तो मैं अपने आप को बहुत ही खुशकिस्मत समझता हूँ और बहुत ही आभार प्रकट करता हूँ अपनी बटालियन का और अपने रेजिमेंट का, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया। इस बार के गणतंत्र दिवस की परेड में शिल्का वेपन सिस्टम के साथ साथ ब्रह्मोस मिसाइल, सम विजय विद्युत प्रणाली, T-90 टैंक भीष्म, ब्रिजलैंग टैंक, T-72 और एक साथ कई रॉकेट लॉन्च करने वाली पिनाका प्रणाली का भी प्रदर्शन किया जाएगा। उर्मिलेश भट्ट की रिपोर्ट, DD न्यूज, दिल्ली। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस की परेड खत्म होने तक दिल्ली यातायात पुलिस ने एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें जनता को परेड को कई मार्गों से बचने के लिए कहा गया है। एडवाइजरी में कहा गया है कि परेड और झांकी के सुचारू संचालन के लिए जगह जगह यातायात व्यवस्था और प्रतिबंध विस्तृत होंगे। परेड के सुगम मार्ग का संचालन करने के लिए कुछ घंटों के लिए कई सड़कों पर ट्रैफिक पूरी तरीके से प्रतिबंधित रहेगा। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस की परेड के मद्देनजर दिल्ली यातायात पुलिस ने एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें जनता को कई मार्गों से बचने के लिए कहा गया है। परेड सुबह 9:50 पर विजय चौक से शुरू होगी और नेशनल स्टेडियम की ओर बढ़ेगी, जबकि झांकी विजय चौक से शुरू होकर लाल किला मैदान की तरफ बढ़ेगी। इसके मुताबिक राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर माल्यार्पण समारोह सुबह 9 बजे होगा। एडवाइजरी के मुताबिक ऐसे में परेड एवं झांकी जिन मार्गों से गुजरेगी उस ओर जाने वाले रास्ते बंद रहेंगे। एडवाइजरी में यह भी कहा गया है कि परेड और झांकी के सुचारू संचालन के लिए जगह जगह यातायात व्यवस्था बाधित होंगी। परेड के सुगम मार्ग संचालन करने के लिए कुछ घंटों के लिए कई सड़कों को प्रतिबंधित किया जाएगा। 25 जनवरी को शाम 6 बजे से परेड खत्म होने तक विजय चौक पर किसी भी तरह के यातायात की अनुमति नहीं होगी। ट्रैफिक पुलिस के अनुसार राजपथ चौराहों पर कोई भी क्रॉस ट्रैफिक 25 जनवरी को रात 11 बजे से लेकर परेड के आयोजन तक नहीं होगा। गणतंत्र दिवस परेड के दौरान सभी स्टेशनों पर मेट्रो सेवाएं उपलब्ध रहेंगी। हालांकि कुछ स्टेशनों के बोर्डिंग और डीबोर्डिंग की अनुमति नहीं होगी, जबकि लोक कल्याण मार्ग, रेस कोर्स, पटेल चौक और ITO में केंद्रीय सचिवालय और उद्योग भवन मेट्रो स्टेशन पर सुबह 5 बजे से दोपहर 12 बजे तक बोर्डिंग और डीबोर्डिंग की अनुमति नहीं होगी। किसी भी अज्ञात वस्तु और संदिग्ध व्यक्ति पर दिल्ली पुलिस की पैनी निगाह होगी। मुकेश शुक्ला, DD न्यूज, दिल्ली। दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित खादी ग्राम उद्योग भवन में खादी विलेज प्रोडक्ट के लॉन्चिंग के मौके पर केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग के मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि पंडित दीनदयाल विज्ञान संकुल योजना से गांव को मजबूत, स्वावलंबी और रोजगार परक बनाने में काफ़ी मदद मिल रही है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि गांव में नई तकनीक के साथ छोटे छोटे ग्रामीणों को रोजगार के अवसर मिले और अपनी हुनरमंदी से परिवार चलाने का मौका मिले। यही पंडित दीनदयाल और महात्मा गांधी का सपना था। हमारे देश के टोटल GDP ग्रोथ में हमारे MSME का खादी ग्राम उद्योग इंक्लूड करके 30% कंट्रीब्यूशन है और अभी हमको इसको 40% करना है। हमारी टोटल देश की एक्सपोर्ट 48% हमारा MSME से, जितना एक्सपोर्ट है उसमें से, और अभी तक 11 करोड़ जॉब क्रिएट हुए हैं और हम 5 साल में 5 करोड़ जॉब क्रिएट करना चाहते हैं। जो खादी ग्रामोद्योग एंड विलेज इंडस्ट्रीज है उसमें टोटल टर्नओवर अभी 88,000 करोड़ है और इसमें 80,000 करोड़ खादी ग्रामोद्योग हमारे उद्योग व्यवसाय का कंट्रीब्यूशन है। तो खादी से जुड़ी इस खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन DD न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। नमस्कार। भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा, जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से टल न जाए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार। 2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार। ज्वलंत मुद्दे, जनता के सरोकार। एक नया भारत बनाने का इरादा मन में है। देश के अंदर एक वैसा वातावरण जब बन रहा है कि लोगों को शुभा है। रंगे हाथ पकड़ने के बाद कितनी जोर से शोर मचाई जा सकती है। बेबाक अंदाज में पक्ष विपक्ष से सवाल। आप उस संसद के प्रति जवाब दे है ना। ये नैरेटिव देगा कि वहाँ पर पहले से बच्चों को मारा जा रहा है, ये नैरेटिव ही गलत है। फेक न्यूज फैलाने की इजाजत मैं 2 टूक में किसी को नहीं दूंगा। न फेक न्यूज न झूठ, बात सिर्फ 2 टूक। सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ
डीडी न्यूज पर। हर दिन बदलती दुनिया, हर पल बनती नई खबरें, खबरें जिनसे सरोकार है आपको, खबरें जो रोज जगाती हैं आपको। ताजा और वास्तविक समाचारों से दिन की सही शुरुआत डीडी न्यूज के साथ। नया सवेरा सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। President Ramnath Kovind to address the nation today on the eve of 72nd Republic Day. The address will be broadcast from 7 p.m. on the entire national network of All India Radio and telecast over all channels of Doordarshan in Hindi, followed by the English version. Prime Minister Narendra Modi congratulates and interacts with Pradhan Mantri Rashtriya Bal Puraskar awardees via video conferencing. PM urges awardees to take 3 pledges in life, including working constantly, contributing towards nation building, and to stay humble in the future with every success. President Ramnath Kovind graces 11th National Voters' Day celebrations virtually as chief guest. In a tweet message, Prime Minister Modi says NVD is an occasion to appreciate remarkable contribution of EC to strengthen our democratic fabric and ensure smooth conduct of elections. Election Commission launches electronic electoral photo ID card program e-Epic. Raksha Mantri Rajnath Singh launches revamped Gallantry Award portal via video conferencing, says when a soldier fights for his country, there's no financial greed but a sense of national pride. There's no price for their sacrifice. They are unparalleled and we try to honor them. Golden Jubilee celebrations of Himachal Pradesh's statehood begin today. BJP chief JP Nadda remarked that the state has made strides in development on many sectors, says opportunities abound for tourism sector to flourish. Good evening and welcome to this bulletin. I'm Shubhendu Ghosh. President Ramnath Kovind will address the nation on the 25th January on eve of 72nd Republic Day. The address will be broadcast from 7 p.m. on the entire national network of All India Radio and telecast over all channels of Doordarshan in Hindi, followed by the English version. Broadcast of all the address in Hindi and English on Doordarshan will be followed by broadcast in regional languages by regional channels of Doordarshan. We now take you live to the press conference of Delhi Police. ये जो पहला हमारा जो रूट रहेगा वो सिंघू बॉर्डर से संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर, DTU, शाहबाद डेयरी, बरवाला विलेज, फूट खुर्द विलेज, खंजावला टी पॉइंट, कंजावला चौक, कुतुबगढ़, औचंदी बॉर्डर, ये वाले रूट से होती हुई रैली जो है जाएगी। इसमें जो डाइवर्जन पॉइंट्स हैं मैं उसका थोड़ा जिक्र करूंगी। इसमें जो ट्रैफिक हमारा NH44 GT के रोड की तरफ जाता है वो डाइवर्ट होगा सिंघू शनि मंदिर से, अशोक फार्म, सुंदरपुर, माजरा, कुशक कॉलोनी, मुकरबा चौक और GT के डिपो। जो बवाना रोड की तरफ जाने वाला ट्रैफिक है वो डाइवर्ट होगा जेल रोड, G3S मॉल, मधुबन चौक, रोहिणी ईस्ट मेट्रो स्टेशन, रिठाला चौक, हेलीपैड टी पॉइंट, उत्सव रोड, DSIIDC रोड सेक्टर 4, झंडा चौक। जो ट्रैफिक कंजावला रोड की तरफ जाने वाला है उसके डाइवर्जन पॉइंट्स रहेंगे कराला कंजावला विलेज, जानती टोल और कुतुबगढ़ गढ़ी रोड। हमारी ट्रैफिक पुलिस की जनरल जो मतलब मोटरिस्ट हैं दिल्ली के या बाहर से आने वाले भी यदि मोटरिस्ट हैं
उनसे ये रिक्वेस्ट है कि वे NH44 GTK रोड, संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर, बादली मेट्रो स्टेशन, बादली बवाना रोड, बवाना चौक, बवाना कंजावला रोड अप टू औचंदी बॉर्डर को अवॉइड करें। दूसरा जो हमारा रूट है वे होगा टीकरी बॉर्डर, नांगलोई बपरोला विलेज, नजफगढ़ एक्सक्लूडिंग फिरनी रोड और झरोदा बॉर्डर, रोहतक बाईपास, बहादुरगढ़। इसमें ट्रैफिक को अनुमति नहीं दी जाएगी रोहतक रोड आने की केराड़ी मोड़ से, और ट्रैफिक डाइवर्जन पॉइंट जो और रहेंगे वे होंगे घेवरा मोड़, पीरागढ़ी चौक से टुवर्ड्स डिस्ट्रिक्ट सेंटर और मंगोलपुरी की तरफ डाइवर्ट कर दिया जाएगा, और झटीकड़ा मोड़ नजफगढ़ और द्वारका मोड़, इनसे कमर्शियल व्हीकल्स को नहीं आने दिया जाएगा। सिमिलरली गोयला डेयरी पॉइंट नजफगढ़ रेंज, इससे भी कमर्शियल व्हीकल्स नहीं आ पाएंगे, और जड़ौदा ड्रेन नजफगढ़ ड्रेन ट्रैफिक यहाँ इन 2 पॉइंट से भी डाइवर्टेड रहेगा। हमारी एडवाइस है जनरल पब्लिक से कि वे NH10 रोहतक रोड, टीकरी बॉर्डर, नांगलोई नजफगढ़ रोड और नजफगढ़ झड़ौदा बॉर्डर को अवॉइड करें। तीसरा रूट जो है वो ईस्ट का है, जिसमें शुरू होगा ये अपना गाजीपुर बॉर्डर, NH24 का कुछ पोर्शन, फिर वो रोड नंबर 56 पे आके मिल जाएगा, ISBT आनंद विहार और अप्सरा बॉर्डर। इस पे NH24 के ऊपर रिंग रोड की तरफ से कमर्शियल गाड़ियों को नहीं आने दिया जाएगा, वहीं से ही डाइवर्ट किया जाएगा, और साथ में NH24 पे नाला कट और कोंडली लाइट की तरफ से भी ट्रैफिक डाइवर्ट रहेगा। रोड नंबर 56 पर भी हसनपुर डिपो, पतपड़गंज इंडस्ट्रियल एरिया, अशोका निकेतन, ITI कॉलेज, राम मंदिर, विवेक विहार की तरफ से भी डाइवर्जन पॉइंट्स रहेंगे। अप्सरा बॉर्डर की तरफ आने वाले ट्रैफिक को नहीं आने दिया जाएगा, ये राउंड अबाउट सीमापुरी गोल चक्कर से ही। सो कम्यूटर से हमारी गुजारिश है कि वो इस तरफ अवॉइड करें। तो जनरल पब्लिक से हमारी इस रूट के लिए भी यही आग्रह है कि इसको अवॉइड करें, गाजीपुर बॉर्डर, रोड्स लीडिंग टू NH24, 56 और अप्सरा बॉर्डर। तो ये मेरे एक ट्रैफिक डाइवर्जन पॉइंट्स रहेंगे, और साथ में एक बार मैं पुनः ये कहूँगी कि जो हमारे मोटरिस्ट हैं, जो मैंने बताई हैं जो रूट्स और रोड्स लीडिंग टू ये इन रूट्स के ऊपर, इनको अवॉइड करें, जिससे कि हम लोग का ये जो मूवमेंट है, ये सारी ट्रैफिक मूवमेंट स्मूथ हो सके। इसमें जो ट्रैफिक अपडेट्स हैं हम लोग अपने ट्विटर और फेसबुक के माध्यम से इसमें आप लोग को अपडेट करते रहेंगे। मैम, आउटर रिंग रोड और ये कितना इफेक्टिव रहेगा, क्योंकि जो ज्यादातर रोड्स हैं, चाहे वो गाजीपुर बॉर्डर। It was a Delhi police press conference talking about the farmers' tractor rally routes that have been officially approved for this tractor rally to take place. Also, there were inputs about the traffic routes, the manner in which they're affected for the general public. Moving on, Prime Minister Narendra Modi interacted with Pradhan Mantri Rashtriya Bal Puraskar awardees via video conferencing today. PM urged awardees to move ahead in life, taking pledge to work towards nation building, remain humble and work constantly. मैं कुछ 3 बातें और जोड़ना चाहता हूं। पहले, निरंतरता का संकल्प, यानी आपके काम की गति कभी रुकनी नहीं चाहिए, कभी शिथिल नहीं पड़नी चाहिए। दूसरी बात मैं कहूंगा, देश के लिए संकल्प, जो काम करे वो सिर्फ अपना काम मान करके न करे, मेरा काम, मेरे लिए काम, ये सोच हमारे दायरे को बहुत सीमित कर देती है। और तीसरी बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, वो है विनम्रता का संकल्प। हर एक सफलता के साथ आपको और ज्यादा विनम्र होने का संकल्प लेना चाहिए।
क्योंकि आप में विनम्रता होगी तो आपकी सफलता को सैकड़ों हजारों और लोग भी आपके साथ मिलकर सेलिब्रेट करेंगे। And Prime Minister also urged devotees to read at least one biography, including that of a farmer, leader, sportsperson, and others. हर साल कोई न कोई एक जीवनी जरूर पढ़िए। वो आत्मकथा भी हो सकती है, जीवनी भी हो सकती है, वो किसी वैज्ञानिक की भी हो सकती हैं, खिलाड़ी की हो सकती हैं, किसी बड़े किसान की हो सकती हैं, किसी बड़े फिलोसोफर की, लेखक की, जो भी आपको मन पड़े तय कीजिए साल में एक बार एक जीवनी बहुत मन से पढ़ूंगा, कम से कम एक जीवनी। आप देखिए जीवन में लगातार नई प्रेरणा मिलती रहेगी। And Prime Minister stressed that they should not be beguiled by the success and publicity which they would get after the award. He added, this is just a small milestone in their long life. ये पुरस्कार आपके जीवन का एक छोटा पड़ाव है। आपको इस सफलता की खुशी में खो नहीं जाना है। जब आप यहां से जाएंगे तो लोग आपकी खूब वाहवाही करेंगे, अखबार में आपका नाम भी निकल रहा है, आपके इंटरव्यू भी हो जाएंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये वाहवाही आपके एक्शन की वजह से है, आपके कर्म के कारण है, आपके कमिटमेंट के कारण है। वाहवाही में भटक कर अगर एक्शन रुक गए या आप उससे ही डिस्कनेक्ट हो गए तो यही वाहवाही आपके लिए बाधा बन सकती है। And interacting with young awardees, Prime Minister said children who have won Pradhan Mantri Rashtriya Bal Puraskar have shown extraordinary talent. He interacted with Kamya Karthikeyan, who has achieved unprecedented feat by climbing several peaks. Kamya is training for another trek in Kashmir and took COVID as an opportunity and started interacting with other school students through webinars to motivate and inspire them. Prime Minister also interacted with Savita Kumari, who got inspiration to start practicing archery in school and now aspires to become gold medalist in the Asian Games. PM further interacted with Venesh Kisham, who has bagged numerous state, national, international level awards for her extraordinary work in the field of art. She aspires to become an art professor. काम्या अभी हाल फिलहाल में मैं नहीं मानता हूं आप चैन से बैठती होगी, कुछ न कुछ करती होगी। तो किस नए पर्वत पर आपकी विजय प्राप्त करके की है, क्या किया इन दिनों कुछ? सर, कोरोना ने पूरे देश को ही थोड़ी कठिनाइयां दी है, पर एज यू सेड हम ऐसे बैठे नहीं रह सकते। हमें कोरोना के बाद भी स्ट्रांग बाहर आना है। तो मैंने अपनी ट्रेनिंग और पूरी रूटीन कोरोना के दौरान भी जारी रखी है और अभी हम इस समय गुलमार्ग में हैं, जो जम्मू कश्मीर में है, और मेरे अगली क्लाइंब के लिए ट्रेन कर रहे हैं। ट्रैकिंग करती हैं और पूरी दुनिया घूमती हैं और अचानक ये कोरोना के कारण सब बंद हो गया, तो ये साल कैसे बिताया? सर, मैंने कोरोना को एक अपॉर्चुनिटी समझा कि हालांकि मैं पर्वत नहीं चढ़ सकती। आपने भी आपदा को अवसर में पलटा। झारखंड के दूर सुदूर जंगलों में हमारी एक बेटी क्या पराक्रम कर रही है, वो देश के बच्चों को प्रेरणा मिलेगी। बताइए। सर, मैं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में पढ़ाई करती थी, वहीं पे हमको प्रेरणा मिली आर्चरी सीखने का। आगे के लिए आपके मन में क्या लक्ष्य है, कहाँ तक खेलना है? सर, हमको इंटरनेशनल में गोल्ड मेडल जीतना है, देश के लिए मेडल जीतना है, और नेशनल एंथम जब देश के लिए बजता है तो हमको अच्छा लगता है। मुझे बताया गया है कि आप ज्यादातर एनवायरमेंट पर, पर्यावरण पर, ग्रीनरी पर पेंटिंग बनाती है, और यही विषय आपको इतना क्यों आकर्षित करता है? Nowadays, our environment is getting dirtier day by day.
So there's a lot of pollution. Even in Manipur also, a lot of pollution is there. So I want to change it by planting more trees and save our environment. प्रकृति की रक्षा के लिए पूरे नॉर्थ ईस्ट में हर कोई व्यक्ति अपना जान लगा देता है, जो मणिपुर में भी देखा जाता है। और मैं मानता हूं कि बहुत ऊंचे संस्कार है। Kalagi